देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल निकालना पड़ेगा। चुंबकीय और लॉरेंज बल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का ही आएगा, समझना। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्या कर रहे हैं, कोई बल लगेगा, वो होगा चुंबकीय लॉरेंज बल। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। मैं इस पर किसी आवेश को रख देता हूँ, कोई भी परीक्षण आवेश है, क्यों नॉट। ये चाहे कहीं भी गति करे, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश यदि गति करता है, क्या करेगा, गति। तो गति करेगा मतलब इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा, और वही बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय लॉरेंज बल। समझ में? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को गति करने के लिए जो बल लगता है उसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में? या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, वही बल क्या होगा, चुंबकीय लॉरेंज बल कहलाता है। ये साफ साफ ऊपर में लिख दिया हूँ, इससे भी समझ में आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। समझ आए? चुंबकीय क्षेत्र में है, गतिमान आवेश है, इस पर कोई बल लगेगा, वही बल क्या कहलाया, चुंबकीय लॉरेंज बल। डायरेक्ट यहाँ से परिभाषा उठा सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। समझ आया? लेकिन परिभाषा यहाँ पर लिखोगे, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। लिख लोगे ना? अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कोई आवेश गति कर रहे हैं, तो उस पर अभी बताया था क्या लगेगा, बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर बल। अब जो बल है किससे दर्शाओगे, एफ से, तो एफ वेक्टर ले लेना। एफ वेक्टर का परिमाण, परिमाण और परिणाम में अंतर है ना, जानते हो ना, ये हो गया परिमाण। अब देखो कितना प्रकार से मिलेगा। ये हमारा क्या हुआ, एक डायग्राम इसी पर करेंगे ना सब। ये इधर जाएगा v। देखो क्या निकले हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर एफ वेक्टर का परिमाण, यानी कि बल का परिमाण। ये हो गया एफ वेक्टर। देखो, जो इस पर आवेश रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब q। एफ क्या रहेगा, q। ये समझ में आया? मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की मात्रा जैसे ही बढ़ाओगे, चुंबकीय लॉरेंज बल की मात्रा उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ आया ना? F प्रोपोर्शनल Q, यानी कि उसमें उपस्थित आवेश का अनुक्रमानुपाती होगा। समझ में आया ना? आवेश के परिमाण Q के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। आवेश का परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्ट लिख सकते हो, आवेश के अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या हुआ, इस पर परिमाण यानी कि बल जो लगेगा वो Q के अनुक्रमानुपाती होगा। ये पहला समीकरण बनेगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ में आया ना? अब दूसरा, F प्रोपोर्शनल B, यानी कि बल का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया? पहले क्या था, Q के अनुक्रमानुपाती हुआ, मतलब आवेश के अनुक्रमानुपाती। दूसरा में चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती। समझ आया? अब तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल साइन थीटा। F प्रोपोर्शनल में क्या होगा, साइन थीटा। जहाँ थीटा क्या है, बी वेक्टर और वी वेक्टर, बी वेक्टर व वी वेक्टर के मध्य का क्या बनेगा, कोण। ये समझ में आया ना? बी वेक्टर और वी वेक्टर के मध्य का कोण मतलब यही वाला कोण बनेगा। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेग v के। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। ये जिस तरह से हमने बायो सेवर्ट का नियम निकाला था, सेम उसी प्रकार से बन रहा है। पूरे का पूरा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो गया था ना, सिर्फ दूरी बस था जो व्युत्क्रमानुपाती था। ये 4 समीकरण मिल गया। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल का परिमाण, बल का परिमाण, उसमें उपस्थित आवेश
क्यू के अनुक्रमानुपाती होगा, जो बल है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होगा, और उसमें उस पर लगने वाले वेग इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। जहाँ पर थीटा क्या है, बी वेक्टर और वी वेक्टर के मध्य का कोण। ये पूरा पॉइंट याद रहेगा ना, इसको लिखोगे ना पेपर में पूरा। जो बल आवेश के या फिर बल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, बल उस पर लगने वाले वेग के अनुक्रमानुपाती। किस पर वेग लगेगा? आवेश पर। आवेश पर बल लगेगा ना, और आवेश पर ही क्या लगेगा अब? वेग, क्योंकि आवेश ही तो गति कर रहा है। समझ में आया चारों समीकरण? अब इन चारों समीकरणों को मिला देते हैं। समीकरणों को मिलाने पर ये बताओ कोई व्युत्क्रमानुपाती है क्या? नहीं है ना, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। सेम है, चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, वही है। तो F इज इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा क्या लगेगा? नियतांक के। क्या बना? क्यू वी बी साइन थीटा। अब यदि हम लोग इस के का मान 1 पुट कर दें, यदि के बराबर क्या कर दें? 1 रख दें, यदि के बराबर 1, तो पूरा का पूरा कट जाए, ये तो 1 ही आएगा। तो F बराबर क्या बचा? क्यू वी बी साइन थीटा आया। ये है हमारा मेन डेरिवेशन। यही चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक है। अब यदि इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ, देखो सदिश रूप में, सदिश रूप में ये F है, तो ये F का क्या बनेगा? वेक्टर ही बनेगा, F का वेक्टर आएगा। समझ में आया ना? अब Q तो आवेश रहेगा ही, उस पर वेक्टर नहीं आ सकता, Q होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग ये पढ़े हैं A इंटू बी बराबर ए बी साइन थीटा, अरे कॉस थीटा, ये था ना। और यदि इसी की जगह हम क्रॉस लगा दिए तब A क्रॉस B, अभी इंटू था, अब क्रॉस आ गया, तो ए बी साइन थीटा बदलता है ना। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू लगा है? ट्रिगोनोमेट्री का साइन थीटा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला आएगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो क्यू तो हमने कॉमन कर दिया, क्या क्या बचा? वी और बी। तो क्या लिखेंगे इसको? ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये रहता है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर? वी क्रॉस बी का वेक्टर। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला लाइन कहाँ से आया? निकल गया ना। अगर मान लो इसी की जगह कॉस थीटा देता साइन थीटा की जगह, तब क्या लगाते यहाँ पर? वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता, क्रॉस को हटा देते। समझ आया ना? यहाँ पर क्रॉस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा लगा है। समझ आया पूरा? परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, वही बल क्या कहलाता है? चुंबकीय लॉरेंज बल। उसके बाद डायरेक्ट इसे लिख लेना। यहाँ पर ये लिख लोगे ना पूरा? बल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, बल साइन थीटा के, और बल वेग के अनुक्रमानुपाती। लिख लोगे इतना, या लिखाना पड़ेगा पूरा? इन सब पर इक्वेशंस लिखते चलना। देखो ये समीकरण 4 है, ये लास्ट वाले को समीकरण 5 करना, और इसको समीकरण 6। ठीक, अब कर लो नोट। देखो विशेष स्थितियाँ, ये डायग्राम इस तरह से बनाया था। ये I था, ये B था, ये X और ये Y, ये Z। देखो विशेष स्थितियाँ, पहला है थीटा बराबर 0 डिग्री, और एक है थीटा बराबर 90 डिग्री। इतना ही बनता है ना। और F बराबर निकाले क्या चीज़ है? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इतना निकला है। अब मान रख कर देखते हैं,
यदि मैं थीटा बराबर 0 रखूँ तो एफ बराबर क्या मिलेगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान वाह 1, एफ बराबर 0 इतना मिलेगा। यहाँ पर एफ बराबर क्या मिलेगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो क्या मिला, क्यू वी बी इंटू 1, मतलब क्यू वी बी ही आएगा। अब समझना यहाँ पर देखो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा कि लंबवत, समांतर, क्योंकि ये बना, अगर 0 डिग्री मतलब कुछ भी कोण नहीं बना तो इस चीज़ पर आएगा, और यदि लंबवत कर दिया मतलब ये 90 डिग्री, तो ये क्या है, अभी समांतर में है, और ये किस में है, लंबवत, किस में, लंबवत। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि क्या हो, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर दर्शा रहे हैं बी वेक्टर, और इसी के समांतर गति कर रहे हैं, कुछ डिग्री कोण नहीं बना मतलब 0 डिग्री है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहे हैं कौन, कोई आवेश, तो उस पर कितना बल लगेगा, 0, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, 0 ही लगेगा। अब यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, मतलब ये वाला हुआ क्या चीज़, बी चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लंबवत मतलब ये एक्स दिशा में ही गति करेगा, ये हुआ हमारा बी वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इसके लंबवत गति कर रहा है मतलब इसी होगा ना, ये हुआ एक बी वेक्टर, और इसके लंबवत बोला तो इधर ही तो जाएगा क्या, या इसी में आएगा ऐसे, अगर इसी में और आया मतलब कौन सी गति होगा, समांतर की लंबवत, इसी में अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ तब समांतर 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आया ना, क्या करेगा, यदि लंबवत गति करेगा तो F का मान क्या होगा, अधिकतम मिलेगा, मतलब अधिकतम फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। दोनों पॉइंट क्लियर है। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। लिख लोगे ये पॉइंट, नोट करो दोनों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसी को कर्ल का नियम भी बोलते हैं ना, कर्ल का नियम, प्रथम नियम, कर्ल का नियम या दाएं हाथ का नियम, पूरा नियम एक ही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रथम नियम या फिर कर्ल का नियम, इसी को प्रथम भी बोलते हैं ना, समझना। अब देखो दायां बायां अभी तक नहीं जान रहे हो, ये वाला राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये दायां और ये बायां, तुम लोग मेरे से उल्टा बैठे हो ना, मेरे से उल्टा बैठे हो तो उल्टा वाले बताओ ना। इधर तुम लोग खुद बता रहे थे ये वाला दायां है तो तुम लोग इसको बायां बता रहे थे, और यही राइट है, दायां हैंड ही राइट है, उल्टा। अभी तक 12वीं में आ गए, पता नहीं क्या समझे। चलो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पता नहीं नीट का एग्ज़ाम कैसे दिलाओगे सामने में। देखो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। अब दाएं हाथ का नियम है तो दाएं हाथ की उंगलियों को ही फैलाए कि बाएं हाथ की, दाएं हाथ की। तो समझना, दाएं हाथ की उंगली को इस तरह से फैलाएंगे कि जो अंगूठा है वो क्या हो, इस उंगलियों के लंबवत मिले, जो अंगूठा है वो उंगलियों के लंबवत हो। तो यदि ये अंगूठा बता रहा है धारा की दिशा, किसकी, अंगूठा क्या बता रहा है, चालक में बहने वाले धारा की दिशा, तो उंगलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिस दिशा में भी मोड़ना पड़े वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आया। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा क्या हो, उंगलियों के लंबवत हो, और यदि इस स्थिति में है और अंगूठा क्या बता रहा है, चालक में बहने वाले धारा की दिशा, तो उंगलियां क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब जिस दिशा में मोड़ना पड़े चुंबकीय क्षेत्र उधर बन जाएगा। जैसे मान लो मैं ये एक मार्कर को पकड़ा, खैर ये चालक तार है मानकर चलते हैं, चालक तार। अब चालक तार को ऐसे ही तो नहीं पकड़ पाऊंगा, क्या उंगलियों को मोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे ही पकड़ सकता हूँ बिना कुछ के नहीं, तो उंगलियों को क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो 10th क्लास में हमने यही पढ़ा था, एक चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा क्या हो, चालक तार के लंबवत होगा। तो अंगूठा क्या बताया था अभी, धारा की दिशा। तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ा
वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी किस तरफ होनी चाहिए, खुद की ओर, क्योंकि उंगलियां किधर मुड़ा है, अपनी ओर ही मुड़ा है। यदि मैं कहीं से भी पकड़ूँ ना, चाहे यहाँ से पकड़ूँ या वहाँ से पकड़ूँ, इस तरह से पकड़ा चालक तार को, तो अंगूठा क्या बताया, चालक में बहने वाले धारा की दिशा। तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेगा वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। समझ में आया क्या हुआ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उंगलियां और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा बताता है तथा उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यदि इस चालक तार को पकड़े तो अंगूठा क्या बताया, चालक में बहने वाली धारा की दिशा, और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी किस तरफ होनी चाहिए, खुद की ओर होनी चाहिए। समझ में आया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये पहला था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रथम है ये अभी पढ़े। अब नियम नंबर 2 वो चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने में काम आएगा। समझना, चुंबकीय लॉरेंज, इसको भेज दूंगा मत लिखो, बल, चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखो क्या निकाले हमें, चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा। अब ये कौन से नियम से निकलेगा, इसका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये नियम प्रथम था ना, अब नियम नंबर क्या आएगा, सेकंड, यानी कि द्वितीय नियम। समझ में आया। देखो ये भी लगभग सेम है। दाएं हाथ की हथेलियों को हम सेम फैलाएंगे कि उंगलियां क्या हो, अंगूठे के लंबवत हो। तो जो अंगूठा है वो क्या बताएगा, धनावेश के गति की दिशा, अंगूठा धनावेश के गति की दिशा बताएगा। तो हथेली के लंबवत क्या करेगा, बाहर की ओर कार्य करेगा। कौन, चुंबकीय क्षेत्र, गलत, बल। देखो दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएंगे कि अंगूठा का क्या हो, उंगलियों के लंबवत हो। तो अंगूठा क्या बनाया, धनावेश की गति की दिशा। इस बार ये गति की दिशा बताए, धारा की दिशा मतलब वही है ना, धारा उसी दिशा में गति कर रहा है। तो धनावेश के गति की दिशा बताया कौन, अंगूठा। और ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो बल लगेगा किस पर, चुंबकीय लॉरेंज बल। यही पढ़े ना, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, कोई आवेश गति करता है तो उस पर जो बल लगता है वही लॉरेंज बल होता है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं हाथ की हथेली से इस प्रकार फैलाएंगे कि ये अंगूठा क्या हो, धनावेश की गति की दिशा। क्योंकि धनावेश क्यों लिए, क्योंकि उस पर चुंबकीय क्षेत्र में कौन गति कर रहा है, धनावेश गति कर रहा है। तो अंगूठा क्या बताया, धनावेश के गति की दिशा। ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बल लगेगा कौन, चुंबकीय लॉरेंज बल। तो ये क्या होगा, हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगेगा इस तरह से, ठीक, अपनी ओर नहीं लगेगा इस बार, हथेली के लंबवत बाहर की ओर गति। समझ में आया। नियम नंबर 2 के अनुसार क्या करते हैं, अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, मतलब लंबवत हो। तो ये क्या बताएगा, अंगूठा धनावेश की गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो धनावेश पर लगने वाला बल है वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर जाएगा। हथेली के लंबवत कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, मतलब इस तरह से बल लगेगा ना, मतलब कागज तल है, इस तल के लंबवत इस तरह से बाहर की ओर जाएगा। समझ आया दोनों पॉइंट। अब ये तो हथेली मतलब दाएं हाथ की हथेली का दोनों नियम पढ़ लिए। अब इसी पर एक मिलेगा बाएं हाथ का नियम। क्या चीज़ आएगा, ये नियम प्रथम, ये नियम और ये दूसरा। क्या होगा, बाएं हाथ का नियम। ये एक ही नियम है ना, जैसे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 पढ़े थे, लेकिन बाएं हाथ में वैसा कुछ नहीं है, बाएं हाथ में सिर्फ एक ही है। देखो अब बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या करेंगे, बाएं हाथ की 3 उंगलियां, तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा, समझते हो ना, किसको किसको कहते हैं, हाँ नहीं जानते हो तो समझ लो। तर्जनी, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है।
तो इन तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएंगे कि क्या हो, एक दूसरे के लंबवत, मतलब 90 डिग्री पर ही मिलना चाहिए एकदम। ठीक, हाँ मिला लो, फैला लो, फैला लो। बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताएगा, धनावेश के गति की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धनावेश के गति की दिशा। तो ये क्या बताएगा, वो तो धारा बता दिए। धनावेश के गति की दिशा मतलब धारा ही तो होगा। देखो ये क्या होगा, धनावेश के गति की दिशा। ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये क्या रहना चाहिए, बल की दिशा। क्या निकाल रहे हैं, बल ही तो निकाल रहे हैं ना। तो आवेश है, आया, क्लियर हुआ। एक बार और समझ लो। बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो तर्जनी उंगली यानी कि ये वाला उंगली है, क्या बताएगा, धनावेश के गति की दिशा। मध्यमा वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। समझ में, किस पर बल, आवेश पर, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। समझ में आया, याद रहेगा ना। अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, इसको कल अच्छे से पढ़ के आना।